अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हाय स्टूडेंट, डिजायर पॉइंट चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप गद्य का पढ़ेंगे, जिसको लिखने वाले जो हैं, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है आपके लिए भी और पूरे समाज के लिए भी। क्या इन्होंने वर्णन किया, कितने अच्छे ढंग से वर्णन किया है, और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें और चार चांद लगाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र का स्वरूप, देखिए आप चैप्टर लिखा है राष्ट्र का स्वरूप। आइए थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। जीवन परिचय, पाठ परिचय कुछ है, देख लेते हैं। क्या लिखा है कि प्रस्तुत निबंध डॉक्टर अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने तीन तत्वों पृथ्वी, जन और संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं तीन तत्वों से निर्मित होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है। प्रस्तुत निबंध डॉक्टर अग्रवाल के किसे लिया गया? पृथ्वी पुत्र निबंध से लिया गया है, संग्रह से लिया गया है। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास में जो 10 नंबर का प्रश्न आता है, उसके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया कि पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है, किसका निबंध पृथ्वी पुत्र है, क्या निबंध है, इसके लेखक कौन है, कौन लिखने में निबंधकार कौन है? डॉक्टर अग्रवाल जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो ध्यान से यदि देखेंगे तो देखिए 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए एक ही में। इसलिए चीजों को जब पढ़ते हैं तो थारोली पढ़ते हैं। एक चीज कितने जगह पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं और बिना याद किए भी आपको नंबर मिल सकता है, इसलिए आराम से पढ़िए। तो लेखक ने क्या कहा है? तीन तत्वों को बताया है, पृथ्वी, जन और जन की संस्कृति पर प्रकाश डाला है। बताया कि इन्हीं से राष्ट्र का स्वरूप तैयार होता है या किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है। प्रस्तुत लेख में यह स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी को माता के रूप में तथा स्वयं को पृथ्वी पुत्र के रूप में मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। इसमें बताया गया कि पृथ्वी हमारी माँ है और हम उसके पुत्र हैं। जब हम उसके पुत्र हैं तो पृथ्वी के पुत्र हो गए, इसलिए क्या हो गए? हम पृथ्वी पुत्र हो गए। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा पढ़ाते समय। आइए देखते हैं। माता पुत्र का यह संबंध अत्यंत पवित्र है, इसमें कोई शक नहीं है। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारी माँ जो है हम उसको कितना सम्मान देते हैं और माँ भी हमें कितना दुलार देती है। उसी तरह से हम यदि अपनी माँ पृथ्वी माँ को हम सम्मान देते हैं और पृथ्वी माँ भी हमें बहुत दुलार करती है। कैसे करती है मैं अभी एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा आपको। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों को समान भाव से चाहती है। कोई भी माता के यदि 4 पुत्र हैं, चारों को भी एक भाव से चाहती है। भले बेटों को लगे कि मम्मी उसको ज्यादा मान रही है, उसको कम मान रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सबको समान भाव से चाहती है। उनके शैली, उनका व्यवहार अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि वो सब बच्चे एक समान नहीं हो सकते, इसलिए सबको सुधारने के लिए वो अलग अलग तरीका अपनाती है। तो बच्चों को लगता है कि मम्मी इसको ज्यादा मानती है, हमको कम मानती है। वही लिखा है। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन समान हैं। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर जितने लोग, समस्त लोग जो रह रहे हैं, वे इस माँ के लिए, धरती माँ के लिए, पृथ्वी माँ के लिए एक समान हैं। एंड संस्कृति के विषय में भी लेखक ने अत्यंत मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। संस्कृति के विषय में बोला है इन्होंने, बहुत बेहतरीन बोला है, बताऊंगा अभी। संस्कृति की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति संभव है। बिल्कुल सही बात है। संस्कृति की यदि उन्नति है तो राष्ट्र की भी उन्नति संभव अपने आप होगी। अतः हमें प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। संस्कृति का जो भी आनंद है, संस्कृति की जो भी चीजें अच्छी हैं, हमें अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमें अच्छे गुण सीखने चाहिए, संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को कायम करना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब चैप्टर आपके सामने है, देखिए इसी चैप्टर को हमें मेंशन करना है। क्या लिखा है? पहली लाइन को पढ़िए। भूमि,
भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। पहली लाइन में यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा है कि भूमि, देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, भूमि, भूमि पर बसने वाला जन मतलब भूमि हो गई, दूसरा जन हम लोग हो गए लोग, और जन की संस्कृति, जन के द्वारा जो बनाई गई संस्कृति है, कह रहे हैं कि इन तीनों के मिलने से ही, सम्मेलन से ही किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी राष्ट्र के निर्माण के लिए किन तत्वों की जरूरत है, किन किन तत्वों की जरूरत है, कितने तत्वों की जरूरत है? तीन तत्वों, तीन चीजों की, राष्ट्र, पृथ्वी, जन और जन की संस्कृति। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कह रहे हैं क पे आते हैं हम लोग, आइए डिटेल में पढ़ते हैं। लिखा है भूमि का निर्माण देवों ने किया। याद रखिएगा, क मतलब हम पहला पढ़ने जा रहे हैं, और पहला में कौन है? भूमि की बात हम करने जा रहे हैं। आपने पढ़ा अभी कि राष्ट्र के निर्माण में तीन तत्वों का होना जरूरी है। फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया? फर्स्ट नंबर पे हमारी भूमि आई। भूमि के बारे में हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में बात करने जा रहे हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि का निर्माण हमने आपने नहीं किया, देवों ने किया, ईश्वर ने किया, नेचर ने किया, इसलिए नेचुरल कहते हैं, प्रकृति कहा जाता है। वो अनंत काल से, इस काल से नहीं है, प्रेजेंट काल से नहीं है, कुछ बीते हुए पल पास्ट काल से नहीं, भूतकाल से नहीं, बल्कि अनंत काल से है। अनंत जिसका कोई अंत ना हो, उसके भौतिक रूप को, सुंदरता को, समृद्धि के प्रति सचेत होना, सतर्क होना हमारा क्या है? कर्तव्य है कि हम इस अनंत काल से जो चीजें, जो प्राकृतिक संपदा जो देवों ने हमें दिया है, ईश्वर ने हमें दिया है, नेचर ने हमें दिया है, उन चीजों के भौतिक रूप को, सुंदरता को, समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा क्या है? आवश्यक कर्तव्य है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो आप लिख देंगे कि पृथ्वी के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ये एग्जाम में पूछा गया है, चेक कर लीजिएगा। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी के स्वरूप को हम जितना अधिक जानेंगे, जितना उनके बारे में हमें जानकारी होगी, हम उतना ही क्या करेंगे? उन चीजों के बारे में कार्य करेंगे। जब कार्य करेंगे तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र क्या होगा? उतना बलवती होगा, उतना बलवान होगा, उतना विकास करेगा। और जब विकास करेगा तो आप जानते ही हैं कि शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हो जो उपमाएं, जो आकाश में तारे दिख रहे हैं जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, किसी तरह से उन तारों को आप जब एक कर देंगे तो क्या होगा? उसका प्रकाश और उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से हम मानव जो आपस में बिखरे हुए हैं, धर्म के नाम पे, रूप के नाम पे, जाति के नाम पे, दो दीवारें हमारे बीच, किसी तरह से हम एक हो जाएं, हमारे विचार एक हो जाएं, तो हम क्या हो जाएंगे? शक्तिशाली हो जाएंगे और बड़े से बड़े कार्य को करने में समर्थ हो जाएंगे। वही चीज लिखा है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। करके पृथ्वी क्या है? सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जितनी राष्ट्र के प्रति विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, सबकी जननी कौन है? यह पृथ्वी है, माता है, ये हमारी जो है यही है। जो राष्ट्रीयता, लाइन ये ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में कोट करता है, इसको रेखांकित करता है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। याद रखिएगा, आप लाख कमा लीजिए, यदि पृथ्वी से आपका प्रेम नहीं है, पृथ्वी के साथ आपकी राष्ट्रीयता नहीं जुड़ी है, राष्ट्रीयता के साथ, राष्ट्र के साथ, पृथ्वी के साथ, अपने घर के साथ, अपने गांव के साथ, अपने लैंड के जमीन के साथ, अपने मातृभूमि के साथ, अपने देश के साथ यदि आप नहीं जुड़े हैं, तो याद रखिएगा वह राष्ट्रीयता क्या होती है? निर्मूल होती है, बिना किसी मूल के होती है, बिना किसी आधार के होती है, बेकार होती है। एक शब्द में राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। कैसे? देखिए, इस लाइन को भी कोट करता है, इसको भी अंडरलाइन करता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में, यहां से राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इस लाइन को रेखांकित करता है और आपके एग्जाम में पूछता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कैसे करेंगे? वेरी इजी, ध्यान से सुनिएगा, एक बार के सुनने में आपका दिमाग सेट कर ले जाएगा क्या लिखा है। बच्चों लिखा क्या, सुनिए एक बार फिर से। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, अब आइए मैं आता हूं फिगर से, जो लिखा है उसी को बना के
मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, क्या कह रहा है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में, ये पृथ्वी होगी, जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी। अब ये मान लीजिए कोई पेड़ है, लेट अस सपोज दैट, अब कोई पेड़ है तो ये जड़ जाएगा तो नीचे ही जाएगा ना, ऊपर तो जाएगा नहीं जड़। तो यही लिखा कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, अर्थात इस पृथ्वी में जितना जड़ नीचे जाएगा, जितना गहरा जाएगा, ये पेड़ क्या होगा, ये पेड़ उतना ही मजबूत होता जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ही लिखा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें इस पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतने ही उत राष्ट्रीय भावों का, अच्छे अच्छे विचारों का अंकुर पल्लवित होगा। जिस प्रकार से इस पृथ्वी में जड़ जितना अंदर जाता है, पेड़ उतना अच्छा होता है और अंकुरित होता है, नए नए पत्ते निकलते हैं, फल फूल लगते हैं, उतना हरियाली भरा पेड़ रहता है। उसी प्रकार से, अब देखिए मैं बोल एक्सप्लेन अब करने जा रहा हूं, उसी प्रकार से हम पृथ्वी में हमारे विचार, पृथ्वी के प्रति हमारे विचार जितने गहरे होंगे, जितना हम अपनी मातृभूमि के बारे में अच्छा सोचेंगे, उतना ही अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में उत्पन्न होंगे। और जब विचार अच्छे अच्छे उत्पन्न होंगे तो जाहिर सी बात है हम अच्छा कार्य करेंगे। जब अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल दैट, जैसे कि हमारे सैनिक जो हैं, हमारी मिलिट्री फोर्स क्या करती है, हमारी मिलिट्री फोर्स को सिखाया जाता है सर कट जाए लेकिन मातृभूमि का शान कम नहीं होना चाहिए, अपनी मातृभूमि की लाज को बचाना है, मातृभूमि के लिए कुछ भी कर जाना है। सैनिक खड़ा रहता है दूसरे पक्ष से, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, अदर कंट्री जो भी है, यदि एकाएक भी यदि वो अटैक कर देते हैं, हमारे 10 सैनिकों 100 आ जाते हैं, फिर भी हमारे सैनिक पीछे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि उनकी राष्ट्रीयता पृथ्वी से जुड़ी है और जितनी जुड़ी रहेंगे उतना बेहतर होगा। तो उतना जुड़ जाता है कि वो जानते हैं बस यस ये काम करना है, यस नो में वो जवाब नहीं देते हैं। और उस यस के कारण उनके दिल में मातृभूमि के प्रति इतना प्रेम जागृत हो जाता है, उनके जो अधिकारी होते हैं इतने उनको इंस्पायर्ड कर देते हैं कि उनके रग रग में मातृभूमि की सेवा समा जाती है। और वो 10 सैनिक 100 सैनिक पे भारी पड़ जाता है, उनको हरा के चला आता है, और नहीं भी आया कोई दिक्कत भी हो गई तो सर कट जाएगा अर्थात मर जाएगा, लेकिन मातृभूमि के शान को कम नहीं होने देता। इसीलिए यहाँ पर अग्रवाल जी ने कहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुरित क्या होगा, पल्लवित तो होगा। याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन ऐसे करते हैं, दिमाग में सेट कीजिए, बना के छाप दीजिए, लिख दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। अदर आपको करना ही कुछ नहीं है, बस अर्थ है इसको लोग मार बोझिल समझ लेते हैं, बोझिल है ही नहीं, क्या इसमें बोझिल है, बस जीवन से जोड़ना सीखे, कहां कैसे कनेक्ट करना है, बस वो आ गया, काम खत्म। चैप्टर 10 मिनट पढ़ेंगे पूरा तैयार। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत, ये क्या लिखा है, इसलिए पृथ्वी के स्वरूप का आद्योपांत, आद्योपांत क्या है, अच्छी तरह से, इसलिए पृथ्वी के स्वरूप का आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता को जानना, उसका कैसे उपयोग होगा, उपयोगिता को जानना और उसकी महिमा को पहचानना, क्या इसकी महिमा है, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इससे बेनिफिट हो सकता है, ये हमारा आवश्यक क्या है, धर्म है। ये हमारा धर्म है कि हम अपने पृथ्वी के फिजिकल अपीयरेंस को, भौतिक स्वरूप को जाने, अच्छी तरह जाने, जाने ही ना अच्छी तरह जाने। इसीलिए हमें ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है, और उसकी सुंदरता को पहचाने, उसकी क्या क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ उपयोग है, इसको हम जाने और उसकी महिमा को भी पहचाने। ये हमारा आवश्यक धर्म है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका आवश्यक धर्म क्या है, यदि इस पैसेज को दिया जाएगा तो आप बताएंगे पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है, आवश्यक धर्म है। बात खत्म। क्या ऐसा है कि जो नहीं आएगा, बहुत और आसान कर दिया है। पैसेज देगा, 5 क्वेश्चन देगा 2-2 नंबर का, इसमें एक रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। बाकी मैं इतना समझा रहा हूं कि देखते ही क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए, एक प्रकार से नहीं। एक प्रकार, एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग जो है एक समान नहीं कमाते हैं। कोई कमाता है 100 रुपया, कोई कमाता है 90 रुपया, कोई कमाता है 80 रुपया, कोई कमाता है 70 रुपया, कोई कमाता है 60 रुपया। लेकिन यदि एक मालिक है, घर के पिता है और इतने बच्चे हैं, वो कमा के कोई 100 भेज रहा है, कोई 90 भेज रहा है, कोई 80 भेज रहा है, कोई 70 भेज रहा है, कोई 60 भेज रहा है, तो जब सबका योग किया जाएगा तो एक साथ वो बड़ा हो जाता है। अब बड़ा हो जाता है तो कोई ज्यादा कमाए चाहे कोई कम कमाए, उसका असर परिवार पे नहीं पड़ता, परिवार के बच्चों पे नहीं पड़ता और सामाजिक स्तर पे भी नहीं पड़ता। क्यों?
क्योंकि परिवार का जो फैमिली का जो हेड मेंबर है उस पैसे को समान भाव से खर्च करता है, सबके लिए एक समान करता है, सबके लिए हित सोचता है। इसलिए कहा यहाँ पे कहा जा रहा है इस कर्तव्य की पूर्ति एक प्रकार से नहीं सैकड़ों प्रकार से होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, हम कुछ और कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के देश की सेवा कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के देश की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मान लीजिए इंजीनियर है वो नए नए आधुनिक उपकरण के द्वारा नए नए डिजाइन को करके नए नए चीजों को बनाकर देश की सेवा करना है। नेतागण जो है वो अपने स्तर पे सामाजिक स्तर पे कूटनीति के द्वारा विदेश नीति के द्वारा हमारे देश का सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे और भी जो लोग हैं अन्य जो भी हमारी कैटेगरी है सब लोग कहीं ना कहीं अपने देश की सेवा कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि इस कर्तव्य की पूर्ति एक प्रकार से नहीं सैकड़ों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। अरे पृथ्वी में चाहे जिस वस्तु का संबंध हो, चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी वस्तु हो, हमें उसके बारे में जानकारी रखने का प्रयास करना चाहिए, कमर कस लेना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि कोई चीज छोटी और बड़ी नहीं होती, चीजें हमेशा बड़ी ही होती हैं, छोटी चीज को बड़ा बनाना सीखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप हैं क्लास 12th में, इस समय आपको कोई आया आपके पास में कि सेकेंड क्लास का स्टूडेंट है, आप इसको पढ़ा दीजिए, बहुत कमजोर है, नंबर बहुत कम लाता है। अब आप गए पढ़ाना जब आप स्टार्ट किए, अथक प्रयास किए, अपनी पूरी क्षमता आपने लगा दिया पढ़ाने में, पढ़ाते 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 बड़ा पता चला कि वो लड़का जो पीछे से सेकंड आता था, मतलब 70 बच्चों में 68 नंबर पे आता था, रैंक आता था, वो लड़का जो है जब रिजल्ट आया 4 महीने के बाद एग्जाम हुआ, पता चला कि वही लड़का टॉप 10 में आ गया। फिर पता चला 3 महीने बाद एग्जाम हुआ, वही लड़का जो है 3rd डिवीजन आ गया। फिर एग्जाम हुआ, पता चला फर्स्ट आ गया। अब जैसे ही वो फर्स्ट आएगा, पहले तो क्लास टीचर परेशान कि ये लड़का जो सबसे पीछे था आगे कैसे आया, फर्स्ट कैसे आया। फिर वहां पे जो गार्जियन आएंगे वो भी जानना चाहेंगे पेरेंट टीचर मीटिंग में कि आखिर में क्या ऐसा हुआ कि लड़का फर्स्ट आ गया, मेरा लड़का सेकंड आ गया। तो लोग पूछेंगे भाई ऐसा कैसा हुआ, तो गार्जियन बताएंगे कि एक नए टीचर है, फलाना है, इन्होंने पढ़ाया, इनके पढ़ाने से इतना इंप्रूवमेंट हो गया। तो बताइए वो सेकंड क्लास छोटे बच्चे को आपने पढ़ाया, लेकिन आपका नाम फैल गया, 10 लोग आएंगे भाई हमको पढ़ा दीजिए, हमको पढ़ा दिए, हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि चाहे पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके बारे में हम अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए कमर कस लेना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना गया है। सांगोपांग पृथ्वी का अच्छी तरह से अध्ययन करना एक जागरणशील राष्ट्र के लिए क्या है, बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना गया कि आनंद के साथ प्रसन्नता के साथ ये काम करना चाहिए, दुखी होकर नहीं करना चाहिए। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। चाहे गांव हो चाहे नगर हो चाहे कस्बा हो, कुछ भी हो, वहां से अनेक प्रकार के केंद्र बनने चाहिए और ऐसे अध्ययन का क्या होना चाहिए, सूत्रपात होना चाहिए। वहां से इन चीजों का उसको संचारित करना चाहिए, जन जन तक फैलाना चाहिए कि जन जन क्या करें, राष्ट्र के बारे में जाने, सांगोपांग अध्ययन करें, अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करें। उदाहरण के लिए उदाहरण देख लीजिए, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेष नहीं है, मेष मतलब होता है बैल, मेघ है, मेघ मतलब होता है बादल, जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ उन है, उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक वृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही भी हमारा क्या है, कर्तव्य है। एग्जाम्पल के लिए क्या दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या आते हैं, प्रतिवर्ष बादल आते हैं, वो बादल आते हैं आकर जो है अमृत जल से बारिश करते हैं और अपना अमृत जल से भूमि को सींचते हैं। जब भूमि को सींचते हैं तो नए नए उसमें से पौधे उत्पन्न होते हैं, नए नए फसल उत्पन्न होती है, नए फसलें होती हैं जो हम खाते हैं, पेट भरते हैं, पशु पक्षी भी अपना पेट भरते हैं। ये सारी चीजें हमारे अध्ययन की, हमारी स्टडी के, हमारे सेल्फ स्टडी के परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। हमें इन सब की जानकारी लेनी चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ना चाहिए कि बादल कैसे आए, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, वाष्पित कैसे हुआ, नीचे फिर कैसे सूखा सूर्य ने फिर कैसे जाकर ऊपर फॉर्म हुआ, बादल के रूप में बना, फिर बादल ने कैसे बारिश किया। ये सब हमें जानकारी करना चाहिए, जो कि आज दिया जा रहा है, ज्योग्राफी में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक वनलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना, मैंने बताया ना कि जो पौधे हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना, जो उनसे होते हैं, जो पशु पक्षी हैं जो उन पे जीते हैं, सबका अच्छी तरह से परिचय प्राप्त करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। हम जानेंगे
जब जानेंगे तो जिस फील्ड में जाएंगे उसमें पहले से जानते रहेंगे तो सोचेंगे, जब सोचेंगे तो नया करेंगे, और नया करेंगे तो समझ ही रहे हैं देश के लिए तो नया होगा ही। आपका भी साथ साथ नाम होगा, गांव का नाम होगा, आपके जिले का नाम होगा, आपके प्रदेश का नाम होगा और आपके देश का नाम होगा, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर जाते हैं तो। इसलिए पढ़िए, पढ़िए इसलिए नहीं कि एग्जाम में नंबर लाना है, इसलिए पढ़िए कि हमको अच्छी तरह से जानकारी पहले लेना है। बस जानकारी होगी तो नंबर क्यों नहीं आएगा, झक मार के आएगा। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। फिर इस प्रकार जब हमारे चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट, ज्ञान के दरवाजे, कपाट मतलब दरवाजे खुल जाएंगे, तब सैकड़ों वर्षों से जो शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन जो हमारा, जिसमें अंधकार ही अंधकार भरा हुआ है, उसमें नया उजाला दिखाई देने लगेगा, नया प्रकाश की किरणें दिखाई देने लगेंगी, नई उम्मीदें दिखाई देने लगेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। धरती माता की कोख में, ध्यान दीजिएगा, ये अंडरलाइन इसको भी करेंगे हम, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसे कौन परिचित ना होना चाहेगा। कह रहा है कि धरती माता की कोख में, कोख मतलब क्या, गर्भ में, माँ का गर्भ होता है, माँ के गर्भ में बच्चा पलता है, वही जन्म लेता है, कोख। मैं दोनों को कोरिलेट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि अगर धरती माता की कोख में, गर्भ में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, खजाना भरा हुआ है, प्राकृतिक संपदाएं भरी हुई हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, पूछ दिया जाएगा पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो बताना है आपको, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हुई है, इसी के कारण वह क्या कहलाती है, उसको वसुंधरा कहा जाता है। भला उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा, कौन इसके बारे में जानना नहीं चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। कई तरह की धातुएं पृथ्वी के गर्भ में पढ़ते 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 तब बाद में पता चला, फिर निकलती हैं वही निधियां। पृथ्वी ने उसको संभाल के रखा है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों में पृथ्वी की देह को सजाया है। नदियां बहती आ रही हैं, तमाम तरह के पत्थरों से होके आती हैं, पर्वतों से होके आती हैं, तो क्या करती हैं, पहाड़ों को काटते 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 पिसते पिसते वही मिट्टी का रूप लेके धीरे 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 आई, और जहां भी आई पृथ्वी के देह को क्या कर दी, सजाई है। ऐसे ही नहीं, मिट्टी हर जगह अलग अलग होता है, उसमें नदियों का कमाल भी है, भौतिक रूपों का कमाल है, और बहुत नेचुरल चीजें भी है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। अगर आगे हम अभ्युदय करें, आगे अपने जीवन में उन्नति करें, इसके लिए इन सब की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना क्या है, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। अगर पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जो जड़ पत्थर होते, पत्थर बिल्कुल स्थिर पत्थर जो होते हैं, वो भी जब कुशल शिल्पी उसे, शिल्पकार जब उसे क्या करते हैं, संवारते हैं, काट काट कर बनाते हैं, तो वो भी सुंदर बन जाता है। कोई मूर्ति बन जाता है, कोई शिवलिंग बन जाता है, कोई दुर्गा जी की मूर्ति बन जाता है, कोई किसी महान व्यक्ति की प्रतिमा बन जाता है, महात्मा गांधी की प्रतिमा बन जाता है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बन जाता है, अर्थात सुंदर बन जाता है। जड़ पत्थर, स्थिर पत्थर, एक जगह पड़ा रहने वाला पत्थर की बात की जा रही है। नाना भांति के अनगढ़ नग्न बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलादार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। कर उसी प्रकार से जो नदी के किनारे जो नदियां बहती रहती हैं, में सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं, जब क्या करता है कारीगर, उसी को जब काटता है तो वही पत्थर क्या बन जाता है, उसी को बोलते हैं घाट बन जाता है। और वह घाट क्या करता है, उस नदी की शोभा को, सुंदरता को बहुत अधिक बढ़ा देता है। जैसे आप वाराणसी वगैरह जाइए, अस्सी घाट वगैरह आप जाएंगे, देखेंगे, और भी घाट है तमाम, तो आपको सुंदरता देखने को मिलेगी। कर वे अनमोल हो जाते हैं। तो किसका कमाल हुआ, एक चतुर कारीगर, एक अच्छा कारीगर, एक अच्छा शिल्पकार, जिसने इस तरह के उजाले को, इस तरह के ज्ञान को अपने अंदर लिया, और उसने इस चीज को देखा कि मैं इसको इस तरह से रूप दे दूंगा तो ये बेहतर बन जाएगा, इसीलिए बन जाता है अनमोल। तो उसी प्रकार से आपको भी चीजों को जब जानेंगे तब उसके बारे में सोचेंगे, और सोचेंगे तो उसी समान आप भी कटान करेंगे, और कटान करेंगे तो वही चीजें बन जाएंगे अनमोल, और आप भी बन जाएंगे साथ में अनमोल। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। कहा जा रहा है कि देश के जो हमारे नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में भी इन छोटे पत्थरों का बहुत ही योगदान रहा है, इसमें कोई शक है नहीं। भाई छोटे छोटे मणि बने, तमाम चीजें बनी, तो सुंदरता में उसका प्रयोग किया गया। मुल्तानी मिट्टी वगैरह आप नाम सुने हैं। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है भाई, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्या चीजें हैं, क्या मणि है, क्या रत्न है,
क्या कौन सी मिट्टी किस काम में आती है, सब जानना जरूरी है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नागरिकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, इस पृथ्वी के और आकाश के बीच में जो कुछ भी सामग्री भरी जो जो चीजें हैं, पृथ्वी के चारों ओर जितनी फैली हुई गंभीर सागर में जो जलचर हैं, जल में रहने वाली चीजें हैं, रत्न जो है, रत्न की राशियां जो सागर में है, उन सबके प्रति चेतना प्राप्त करना, उन सबका स्वागत करना, नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। बिल्कुल इस तरह की भावना पूरे संसार में फैलना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में तो फैलना ही चाहिए, क्योंकि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। राष्ट्र के नागरिकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए कि नई किरणें जब तक नहीं फूटेगी ना, तब तक हम सोए हुए के समान। याद रखिएगा, जब तक इस तरह की भावना हमारे अंदर प्रेरित नहीं होंगी, इस तरह की भावना हमारे अंदर जागेगी नहीं कि यार हम जाने कि ये सागर जो है, सागर में कौन कौन से जलचर रहते हैं, कौन कौन सी राशियां है, पृथ्वी और आकाश के बीच में क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, तारे हैं तो क्यों हैं, इन तारों का क्या क्या कार्य है, कौन सा तारा क्या होता है, किस तरह तारों का निर्माण होता है, इसमें जो हवाएं चलते हैं निर्वात कब होता है, जैसा कि फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है, किस डिस्टेंस में निर्वात हो जाता है। ये सारी चीजें जब तक आपको जानकारी नहीं रखेंगे, तो याद रखिएगा आप सभी सोए हुए के समान है, इससे अधिक और कुछ नहीं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। विज्ञान और उद्यम, भाई विज्ञान तो है ही, विज्ञान टेक्नोलॉजी बढ़ी रही, उद्यम, उद्यम ही स्वतः मेहनत। जब विज्ञान है आपके पास और उद्यम मेहनत करने लगेंगे, जब दोनों को मिलाया जाएगा, तो याद रखिएगा पृथ्वी राष्ट्र का भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट, नया ठाट, नया टाट, नया दीवाल, नई भित्ति, नया वाल का आप निर्माण कर सकते हैं। याद रखना है आपको। इसके लिए विज्ञान के साथ साथ उद्यम की भी जरूरत है। विज्ञान है, मेहनती ही आप नहीं है, आप मेहनत ही नहीं करते हैं, आप कार्य पे ध्यान ही नहीं देते हैं, लगातार अपने काम में लगे नहीं रहते हैं, थोड़ा सा करके हार मान जाते हैं, तो कहां से ऐसा होगा। तो इसीलिए कहा कि विज्ञान और मेहनत, उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा किया जा सकता है, और करना है आपको। यह कार्य प्रसन्नता से होना चाहिए। याद रखिए, काम में कभी भी बिना प्रसन्नता के काम नहीं करना चाहिए, काम प्रसन्नता के साथ होना चाहिए। कोई काम हो, छोटा काम हो तब भी प्रसन्नता के साथ, बड़ा काम है तब भी प्रसन्नता के साथ, हमेशा प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ, चेहरे पे मुस्कान रखते हुए, अपनी अंतरात्मा को प्रेरित करते हुए, अंतरात्मा से जब आप आवाज को निकालेंगे, कार्य को करेंगे, 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है। दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। यह कार्य प्रसन्नता से होना चाहिए, उत्साह से होना चाहिए, और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। यह कार्य कैसे होना चाहिए, इसमें प्रसन्नता होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, और अथक परिश्रम, बिना थके लगातार परिश्रम करके इन कार्यों का करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो निसंदेह याद रखिएगा, देश के लिए एक मिसाल आप बनेंगे आने वाले समय में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके अंदर होगा, और वही परिवर्तन एक दिन आपको आगे बढ़ाएगा, और तब हमें भी लगेगा कि मैंने दशमलव में कुछ काम किया है देश के लिए, आपके लिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे। ये भी ध्यान रहे कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, ये नहीं कि हमने काम कर दिया, हम 20 घंटा काम करते हैं, बहुत बड़े तुर्रमखा हो गए, हमसे अधिक कोई कुछ नहीं है, बेकार है आप। आपको लगता है कि वारदावाली नाल आप सर्वे सर्वा हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल पर्सन, बट आप कुछ नहीं है, नथिंग। भाई ऐसा इसलिए क्योंकि आप याद रखिए, केवल आपके करने से कुछ नहीं होना है। जब जितने लोग हैं सब कार्य में हाथ बटाएंगे, जब सबके अंदर आप जोश भरेंगे, सबको कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, तब जाके एक हाथ दूसरा तीसरा पकड़ के एकता के द्वारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, कम समय में ज्यादा काम होगा। तब समझिए कि आपने व्यापक स्तर पर समृद्धि प्राप्त करना, व्यापक स्तर पर देश के लिए काम करना शुरू कर दिया है। एक के करने से कुछ नहीं होना है। तो वही लिखा है कि हमारा यह ध्येय हो, हमारा लक्ष्य हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से एक भी हाथ रीता ना रह जाए, खाली ना रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि हो सकती है और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, जो मैंने पृथ्वी के बारे में बताया बिल्कुल सही है। माता क्या लिखा है, इसकी व्याख्या करते समय मैं उसको भी कोरिलेट करूंगा थोड़ी देर में, ध्यान दीजिएगा। जन क्या होते हैं, जन मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। भाई हम लोग क्या हैं, हम लोग दूसरे अंग हो गए। पृथ्वी और मनुष्य ना हो, मान लीजिए पृथ्वी है, या
और हम ही लोग ना हो, क्या कल्पना की जा सकती है? पृथ्वी पड़ी हो, मनुष्य ही ना हो उसमें, तो क्या राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती है। राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी और जन दोनों जब मिलते हैं तभी राष्ट्र का रूप संपादित होता है। पूरी तरह नहीं होता है, संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। हम लोग हैं तभी हम ही तो बोलते हैं ना कि माता हमारी भूमि, भूमि हमारी माता है, अर्थात हम उसके पुत्र हैं, वो हमारी माँ है, अर्थात हम उसी को बोलते हैं पृथ्वी माता। हम रहे ही ना तो माता कहेगा कौन? जब माता कोई कहेगा नहीं तो फिर किस राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? इसलिए राष्ट्र के निर्माण के लिए जन और पृथ्वी, पृथ्वी और जन दोनों का सम्मिलन होना जरूरी है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी हमारी माता, हम उसके पुत्र हैं। कैसे देखते हैं? माता भूमि पुत्र व हम पृथ्व्यः, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। इस लाइन को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में पूछता है आपके, पृथ्वी भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं, इस लाइन की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कैसे करेंगे? देखते हैं। पृथ्वी कैसे माता, हम उसके पुत्र कैसे हैं? तो पीछे जो पढ़े हैं ना, थोड़ा सा कोरिलेट कर देंगे, आ जाएगा। बोलेंगे आप, जिस प्रकार से यह पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी माता है, या अपनी माँ पे पहले आते हैं हम लोग। जैसे हमारी माँ हमें 9 महीने गर्भ में रखती है, बहुत कुछ ध्यान देती है हमारे लिए। फिर हम जब जन्म लेते हैं तब भी ध्यान देती है। हम छोटे रहते हैं, हम टॉयलेट कर दें, पेशाब कर दें, अपने उस स्थान पे भले सो जाएगी, बगल में आपको सुला देगी। अर्थात हमारे सुख दुख का बहुत ध्यान देती है कि हमें कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। हम बड़े हो जाते हैं तब भी ध्यान देती है। हम बहुत बड़े हो गए तब भी छोटी छोटी चीजों को पूछती रहती है, खाए हो नहीं खाए हो, क्या किए हो नहीं किए हो। बूढ़ी यदि हो गई हैं और हम बड़े हो गए हैं, लायक हो गए, फिर भी उनको चिंता लगी रहती है हमारी, फिर भी हमारा हर तरह से ध्यान रखने का प्रयास करती हैं। हम लोग भी जब कैपेबल होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि अपनी माँ को किसी तरह का कष्ट होने ना दे। उसी प्रकार कोरिलेट कीजिए, उसी प्रकार यह पृथ्वी जो है यह हमारी माता है। क्यों माता है? क्योंकि इसके गर्भ में, इसके नीचे जो भी चीजें रहती है, अपने गर्भ में जो जो चीजों को संभाल कर रखती है, जैसे माँ कई 9 महीने तक रखती है संभाल के हमें, उसी प्रकार से यह पृथ्वी कई वर्षों से अमूल्य निधियों को छुपा के इस गर्भ में रखती है, संवार के रखती है, बचा के रखती है। हम उसका उपयोग करते हैं। इस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इस पे जो अनाज वगैरह होता है उसको खाते हैं, हवाओं को लेते हैं, सांस लेते हैं उसके द्वारा। बहुत सारा कार्य पृथ्वी हमारे लिए करती है। इसीलिए पृथ्वी हमारी क्या हो गई? माता हो गई। तो जिस प्रकार से हम अपनी माँ की देखभाल करते हैं, जितना हो सके करते हैं, उसी प्रकार से हम इस पृथ्वी माँ के लिए भी कार्य करते हैं। जैसे कोई जो भी कार्य कर रहा है अच्छा से अच्छा करके अपनी माँ की सेवा करता है। अभी मैंने आपको बताया जिस प्रकार से सैनिक रहता है सीमा रेखा पर, जब सीमा रेखा पर रहता है तो वहां पे वह अपनी माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, लेकिन पीछे नहीं हटता, अपनी माँ की सेवा करता है। तो इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है, और माता समझ के हम ऐसा करते हैं और अपने आप का बलिदान भले कर देते हैं, लेकिन अपनी माँ की शान को कम नहीं होने देते। इसीलिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा है कि भूमि हमारी माता है, मैं उसका क्या हूं? पुत्र हूं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव हो, राष्ट्रीयता की कुंजी। जन के हृदय में, मनुष्य के हृदय में जब इस प्रकार का सूत्रभात हो जाए, इस प्रकार का अनुभव हो जाए, इस प्रकार की भावना जागृत हो जाए, इस प्रकार की चीजें मनुष्य के हृदय में आ जाए, अर्थात मोल्ड कर दिया जाए, उनके हृदय को ढाल दिया जाए, तो समझिए यही क्या है? राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होंगे। वैसा हम लोग करेंगे तो राष्ट्र का के निर्माण के लिए नए नए विचार हमारे अंदर अपने आप अंकुरित होने लगेंगे, फलित होने लगेंगे। जब नए नए विचार, अच्छे अच्छे विचार जब अंकुरित होंगे, हम कार्य करेंगे, एक काम करेंगे, फिर हम दूसरा सोचेंगे, दूसरा बेहतर काम करेंगे। इस तरह से लगातार हम देश के लिए अच्छा कार्य करते चले जाएंगे। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। यही भाव जब सशक्त रूप में, बहुत सख्त रूप में जागता है हमारे हृदय में, दृढ़ भाव से जब जागता है, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं, अपने आप गूंजने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। और यही भाव जब होता है, पृथ्वी से हमारा भाव होता है कि पृथ्वी हमारी माता है, मनुष्य के लिए अच्छे काम करना है, दृढ़ काम करना, अधिक से अधिक काम करना है, तो सच्चे संबंध को हम प्राप्त कर लेते हैं। याद रखिए,
जहां यह भाव नहीं है, यहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जहां यह संभाव नहीं है, इस प्रकार के भावना ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ जन और भूमि का संबंध क्या, अचेतन है बिल्कुल, और जड़ बना हुआ रहता है, स्थिर बना रहता है, उसमें कोई जागरूकता नहीं होती। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। जैसे ही हम मान लेते हैं कि हमारी माता, हम उसके पुत्र हैं, तो जैसे ही ये संबंध, जैसे ही हमारे अंदर इस प्रकार की भावना आ जाती है, हम इस भाव को पहचान लेते हैं, संबंध को पहचान लेते हैं, तो उसी क्षण याद रखिएगा आनंद से, श्रद्धा से हम भर जाते हैं, और उसी समय मातृभूमि के लिए इस प्रकार के भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। नमो मात्रे पृथ्व्य है, नमो पात्रे पृथ्व्य है, अर्थात माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। नमो नमस्कार है माते, मात्रे मात्रे मातृ पृथ्व्य, पृथ्वी माता को क्या है, प्रणाम है। ऐसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। माँ को जो प्रणाम करते हैं, इसी प्रकार का प्रणाम भाव ही क्या है, भूमि और जन के प्रति दृढ़ बंधन है, दृढ़ संबंध है, एक प्रेम का संबंध है, एक राग का संबंध है, एक माता और पुत्र का संबंध बन जाता है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ भित्ति पर, इसी दृढ़ दीवार पर, इसी दृढ़ आधार पर, इसी दृढ़ विश्वास पर, इसी पृथ्वी और माता, पृथ्वी और पुत्र के संबंध वाले आधार पर, भित्ति पर इस राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है, और इसी पर हमारा जीवन क्या होता है, निर्भर रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। इसी मर्यादा को जब हम मानेंगे तो राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य पता चलेंगे, अधिकारों का, अच्छे अच्छे अधिकारों का उदय होगा, कर्तव्यों का उदय होगा। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार होता है। याद रखिएगा, जो मनुष्य पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को जब समझ लेगा, मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, तो पृथ्वी का वरदान भी उसी को मिलेगा। सबको नहीं मिल जाता है, सबको सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, सबको बलिदान होने का मौका नहीं मिलता है, सबको देश के लिए समर्पित होने का मौका नहीं मिलता है। वो तो सौभाग्य की बात है। यदि हम किसी की सहायता कर रहे हैं, वो सहायता ही ना ले तो आप क्या सहायता दे देंगे भाई? वो तो सौभाग्य हमें दिया सहायता के लिए, तो हम सहायता दे रहे हैं। इसलिए मानना कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, गलत बात है। उसने हमें सौभाग्य दिया, कार्य करने का अवसर दिया, तो हम उसकी सहायता कर पा रहे हैं। वह एक निष्कारण धर्म है, निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। स्वार्थ के लिए कोई पुत्र अपनी माँ की सेवा कर रहा है, तो समझ लीजिए अधः पतन, आधा पतन उसका वहीं से स्टार्ट हो गया, बर्बादी उसकी वहीं से स्टार्ट हो गई। क्योंकि माँ पुत्र के साथ कोई स्वार्थ नहीं रखती, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करती है, देखरेख करती है, लालन पालन करती है, दुलार करती है। इसलिए जिस पुत्र ने माँ के प्रति स्वार्थ करना स्टार्ट कर दिया, स्वार्थ के लिए कार्य करना स्टार्ट कर दिया, उसी दिन से उसका आधा पतन प्रारंभ हो गया। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, जो भी मनुष्य मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो अपने कर्तव्यों को ध्यान दे। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। याद रखिएगा, जिस प्रकार से माँ अपने समस्त पुत्रों को एक समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पे बसने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनमें कोई ऊंचा नीचा की भावना नहीं होती है, और पृथ्वी बिल्कुल नहीं मानती। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, जो मातृभूमि के आधार से जुड़ा हुआ है, जो मातृभूमि के जड़ के साथ जुड़ा हुआ है, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकारी का भागी है। याद रखिएगा, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, और नगर और जनपद, पूर और गांव, जंगलों और पर्वत, नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं लोग। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर हैं तो पुत्र हो गए। और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है, उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि सभ्यता की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से, बोली की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, रूप रंग की दृष्टि से हो सकता हो कि जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है, उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं,
समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार पृथ्वी ने दिया है, चाहे कोई भी हो। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने आपको पीछे ही बताया, प्रत्येक हाथ जो है कार्य करने चाहिए, कोई हाथ रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र उन्नत नहीं कर सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। हमें जानना होगा इस व्यक्ति को दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्या क्या समस्या आ रही है। जिस प्रकार से राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। याद रखिएगा, यदि किसी भी एक हिस्से में प्रॉब्लम है, अंधकार है, तो पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारे शरीर है, हमारे शरीर में कोई एक अंग विवादित हो जाता है, खराब हो जाता है, तो धीरे धीरे पूरे अंगों पर उसका इफेक्ट पड़ने लगता है और एक दिन हम जो क्या होते हैं, परमात्मा को प्यारे हो जाते। उसी प्रकार से यदि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमने नहीं लिया और राष्ट्र के एक शरीर के एक भाग में भी कहीं पे भी यदि अंधकार और निर्बलता, कमजोरी का निवास हो गया तो समस्त राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। इसलिए समस्त राष्ट्र को जागरण होना चाहिए, प्रगति करते रहना चाहिए, उदार भावना होनी चाहिए और प्रत्येक हाथ को उसमें कार्य करना चाहिए, तब जाके हमारा राष्ट्र अपने आप विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। जन का प्रवाह अनंत होता है, जन का प्रवाह एक नहीं होता, अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादत्म्य में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जिस प्रकार से सूर्य जब उगता है सबको से वो करता, प्रकाशित करता, हर जगह अपने प्रकाश को फैलाता है, उसी प्रकार से जन का प्रवाह भी अनंत है। सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से भूमि के साथ मानव का संबंध रहा है। उसी प्रकार से रहा, जिस प्रकार से सूर्य रोशनी को फैलाता रहा, उसी प्रकार से मानव भी आकर इस पृथ्वी लोक पर अपने प्रकाश के द्वारा, अपनी चमक के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा इस पृथ्वी को प्रकाशित करता रहा है। इस कारण से वह भी क्या है, अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नहीं उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। कादर इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव आए, अनेक प्रकार के शासक हमारे ऊपर शासन किए, लेकिन फिर भी यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं उन उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं, लगातार बढ़ते गए। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह से है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जन का प्रवाह जो होता है नदी की तरह से है, जिसमें कर्म भी होता है, नदी बहते रहती है, काम करते रहती है, श्रम करती रहती है, मेहनत करती रहती है और उठती बढ़ती घटती उठती रहती है, कभी उठती है कभी नीचे होती है, अप डाउन करती है और काटते हुए, मिट्टी को काटते हुए नए नए घाटों का निर्माण करती है। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी होता है, वो अपने कर्म के द्वारा, श्रम के द्वारा उन्नति प्राप्त करते रहता है और अपने जीवन में नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहता है। संस्कृति पे आते हैं। हमने पहला पढ़ा भूमि, दूसरा पढ़ लिया हमने जन, तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंक क्या है, जन की संस्कृति है। मैं पहले ही बता चुका हूं, मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके लिए सांस है, प्रश्वास है। बिना जिंदगी है, जीवन है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमंद मात्र है। यदि संस्कृति नहीं है और जन की कल्पना आप करते हैं तो कमंद मात्र है, केवल कल्पना मात्र है, केवल फॉर्मेलिटी है। संस्कृति ही जन का क्या है, मस्तिष्क है। जिस प्रकार से हमारे मस्तिष्क है, हम कोई काम होता है अपना मस्तिष्क में आता, सोचते हैं, तब जाके हाथ पहुंचता, हाथ अपने आप काम करने लगता है। उसी प्रकार से संस्कृति क्या है, जन के लिए मस्तिष्क का काम करती है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। संस्कृति का यदि विकास होगा, उसकी उन्नति होगी तो राष्ट्र की वृद्धि अपने आप संभव होने लगेगी। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन को संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन को संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। याद रखिएगा, सबका स्थान है इसमें। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। याद रखिएगा क्या कह रहा है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित हो जाए, अलग हो जाए, हट जाए, तो समझ लीजिएगा राष्ट्र का धीरे धीरे लोप हो रहा है, राष्ट्र बर्बाद हो रहा है। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। याद रखिएगा, जीवन का यदि कोई बिटप है, कोई फूल है, तो कौन है, संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। करा संस्कृति की सुंदरता, उसकी सुगंधता में ही राष्ट्र जन के जीवन का सुंदरता और यश फेमस अंतर्निहित है, निहित है, उसी में संचित है। ज्ञान और कर्म दोनों के, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है।
ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। बिल्कुल सही बात है। हम ज्ञान और कर्म, जैसा हमें ज्ञान मिलेगा वैसा हम कर्म करेंगे, अच्छा ज्ञान मिलेगा अच्छा कर्म करेंगे, जो दोनों मिलेंगे तो इस प्रकार से क्या होगी, अच्छी संस्कृति का जन्म लेगा होगा, और वही संस्कृति क्या करेगी, हमारे देश के विकास में योगदान करेगी। इसीलिए कहा गया है ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा ही क्या है, संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने जाने के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। ये मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भूमि पर बसने वाले जन जो है, भूमि पर रहने वाले जो लोग हैं, ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने जो भी सोचा, कर्म के क्षेत्र में जो भी उन्होंने किया, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। आज उन्होंने अपने ज्ञान को जो सोचा उसी को उन्हें कर्म के क्षेत्र में अपनाया, किया तो आज हमारी संस्कृति किस स्तर पे आप खुद भी जानते हैं। जीवन के विकास को युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होनी चाहिए। जो हमारा जीवन का विकास हो रहा है, उसका जो उपाय हो रहा है, वही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है, दिखाई देती है कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, नेचर क्या है, तो सब परिलक्षित हो जाता है अपने आप। किसी को बताने के कहने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। प्रत्येक जाति जो अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इसी उपाय को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर करता है। पर इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। हमारे सोचने की क्षमता अलग है, कार्य करने की क्षमता अलग है, आपकी अलग है, आपके पेरेंट्स की अलग है, बाकी लोगों की अलग है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, मूल आधार एक होगा हमारा, और लेकिन आपसी हमारा प्रेम होगा। इस समन्वय पर जब हम कार्य करेंगे, निर्भर रहेंगे, तो अपने आप हमारे देश का विकास होगा। वो संस्कृति के द्वारा ही संभव है। जंगल में जिस प्रकार से अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते रहते हैं, अनेक प्रकार की लता है, पेड़ है, वनस्पतियां हैं, वो साहस के साथ, अदम्य भाव से, प्रेम के साथ उठते रहते हैं, लेकिन पारस्परिक सम्मेलन से विरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। उनमें आपसी जब सम्मेलन होता है, वही जंगल बन जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं, और उसी प्रकार से जो राष्ट्रीय जन हैं, संस्कृतियों के साथ मिलजुल कर, चाहे हम कुछ विचार हमारे दूसरे हों, उनके विचार दूसरे हो, नए नए विचार उत्पन्न होकर हम एक हो जाते हैं और एक बन जाते हैं। इस प्रकार से राष्ट्र हमारा निर्माण हो जाता है संस्कृति के द्वारा, और हम एक देश के नागरिक कहलाते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह, जिस प्रकार से जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियों राष्ट्रीय संस्कृतियों में समन्वय प्राप्त करती है। क्या कह रहा है? जिस प्रकार से जल के अनेक प्रवाह होते हैं, सभी नदियों के रूप में मिलते हैं, जाकर लास्ट में क्या होते हैं, जब कई जगह से फूटते हैं, जाके समुद्र में मिल जाते हैं। उसी प्रकार जो है राष्ट्र जीवन की अनेक प्रकार की विधियों राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय हो जाती हैं, और समन्वयुक्त जीवन ही क्या है, राष्ट्र का सुखदायी रूप है। जब समन्वय हो जाएगा, कई प्रकार के विचार मिलके एक हो जाएंगे और वो देश के लिए काम करेंगे, तो उसी दिन क्या हो जाएगा, जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप हो जाएगा। समन्वय युक्त होगा, मिलेगा विचार, मिलेगा तो एक स्थान पे हम काम करेंगे, अर्थात एक विचार के साथ काम करेंगे। भले विचार एक है, लेकिन एक ही मूल है, आधार एक ही, उसी आधार के लिए हम काम करेंगे, तो याद रखिएगा वो समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का क्या हो जाएगा, सुखदायी स्वरूप बन जाएगा। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई साहित्य के द्वारा, कोई कला के द्वारा, कोई नाचने के द्वारा, कोई गीत गाकर, कोई आमोद प्रमोद मनोरंजन कराकर, लाफिंग जिसको आप कहते हैं, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, वह इन विविध रूपों में साकार होता है। बिल्कुल, आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद है, कोई साहित्य के द्वारा उस आनंद को देता है, कोई कला के द्वारा देता है, कोई नृत्य के द्वारा देता है, कोई गीत के द्वारा देता है, कोई आमोद प्रमोद अर्थात मनोरंजन करा के, लाफिंग करा के देता है, जो इनके इन विचारों में, कार्यों में साकार होता है, परिलक्षित होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। बाहर से आप देखेंगे तो संस्कृति के बाहरी लक्षण क्या होंगे, आपको अनेक प्रकार के दिखाई देंगे, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। बिल्कुल है, सब आनंद देते हैं। साहित्य अच्छा है तभी आनंद देगा, कला अच्छा है तभी आनंद देगा, गीत अच्छा है तभी आपको आनंद देगा। यदि हमारा क्या बोलते हैं, मनोरंजन अलग है तो भी हमें आनंद देगा। तो आनंद वो सब एक ही है, हर जगह आपको आनंद ही मिला। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति सरल हृदय का है, प्रत्येक आनंद को स्वीकार कर लेता है, अपना लेता है, और उससे आनंदित भी होता है, प्रसन्न भी होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है। इस प्रकार की उदार भावना अनेक जनों से, विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए है, वही स्वास्थ्यकर है। उसी को अपना लेना, मान लेना, आनंदित होना, सबको देकर आनंदित होगा, सबके सुख को देकर सुख हो जाना, दुखों को देकर उसमें सहायता करना, इसी में आनंद है।
गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। गांव और जंगलों में जो स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीत हैं, तारों के नीचे विकसित लोक कथाएं हैं, जो तारों के नीचे लोक कथाएं कहते हैं, उसमें भी संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा हमें प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसके परिचय काल में जब हम परिचय प्राप्त कर रहे हो, उन सबका स्वागत करना भी क्या है, आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं कि पूर्वजों ने जो हमारे चरित्र और धर्म के विज्ञान का, जब पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया, जो कुछ भी अच्छा काम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को, उस अच्छे कार्यों को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, उनसे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। इसी प्रकार से किसी राष्ट्र का संवर्धन होता है। कोई राष्ट्र बढ़ता है, संवर्धन मतलब वर्धन, वर्धन मतलब बढ़ना। जहां अतीत वर्तमान के लिए भारूप नहीं है, जहां जो हमारा पास्ट है, अतीत है, वो वर्तमान के लिए भार नहीं है। अरे हमारे दादा महाराज ये करे गए, हम नहीं कर पाएंगे, ये वो फलान ढेकान, भार नहीं है। जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, जहां पे जो हमारा पास्ट है इस वर्तमान को पकड़े नहीं रहना चाहते, नहीं पकड़े रहो, मैं जो अच्छा लगा हमने स्वीकार किया, उसको किया, तो भार नहीं रह जाएगा। वर्ण अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। बल्कि क्या होगा, हम अपने पास्ट को, हर चीज को देखेंगे, देखते हुए सीखेंगे और सब जो मिलेगा तो पुष्ट हो जाएगा, पुष्ट होगा तो बलवती हो जाएंगे, हम समर्थवान हो जाएंगे, हमारे अंदर शक्ति बढ़ जाएगी, हमारे सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। इस प्रकार के सोच को रखते हुए, जहां की अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता, बल्कि अपने वरदान से मजबूत करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। याद रखिएगा, यदि इस प्रकार का राष्ट्र होगा तो निसंदेह ऐसा राष्ट्र देश के लिए भावी, हमारी मातृभूमि है, जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारा आर्यवर्त है, जो हमारा इंडिया, इसके लिए हम बहुत ही क्या करेंगे, अच्छा से अच्छा कार्य कर जाएंगे। इसलिए इस प्रकार की भावना को हमें अपने अंदर संचारित करना चाहिए कि प्रसन्नता के साथ, एक ही लाइन है, प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ अपने कार्यों को अंतरात्मा के साथ, अंतरात्मा की बात को मानते हुए अच्छी तरह से करना चाहिए। तभी जाके आप पृथ्वी के साथ अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे और अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। मैं मिथिलेश पाठक इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर में आप सभी किसी खिलखिलाते, मुस्कुराते, स्माइल करते हुए चेहरे के साथ डिजायर पॉइंट के नेक्स्ट चैनल पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी समस्या के बारे में। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आपको कंप्लीट कोर्स नहीं मिल रहा था, और कंप्लीट कोर्स मिल रहा था तो वो लाइव नहीं मिल रहा था। तो अब आपको आपका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और वो क्लासेस लाइव होंगी, और अगर उस समय आप लाइव नहीं आ सके तो बाद में वही रिकॉर्डेड क्लास के रूप में आपको मिल जाएगा। तो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे आप पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि नोट्स लिखने में बड़ा लंबा समय खर्च होता है, बहुत समय लगता है। तो अब आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, टीचर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, तो उसकी भी झंझट खत्म। डाउट रह गया अगर पढ़ते समय कोई, भाई लाइव क्लास चल रही है तब तो आपने पूछ लिया, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ रहे हैं और आपके मन में कोई डाउट है तो तुरंत ऐप उठाइए, टाइप करिए या फिर कॉल करिए और टीचर से अपना डाउट क्लियर करिए। ये सुविधा भी दे दी आपको, और हेल्प भी है, जैसे पढ़ते समय, कोर्स डाउनलोड करते समय, या फिर किसी भी तरह की आपको समस्या हो रही है तो आपको मोबाइल नंबर दिया गया है नीचे, ये वाला, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर एक पट्टी चल रही होगी स्क्रीन पे, उसमें 2 नंबर लिखे, एक मेरा पर्सनल नंबर है, एक कोचिंग का नंबर है। दोनों में से आप जिस पर भी चाहें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, आपको डिजायर पॉइंट का मेधा एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, और उस पर जाके एडमिशन लेना है। ठीक है, तो मेधा एकेडमी का लोगो देख लीजिए, मेधा एकेडमी और डिजायर पॉइंट दोनों एक ही हैं। मैं फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे सारी क्लासेस लाइव करनी थी, बच्चों की सारी समस्या को दूर करना था, इसीलिए मुझे ये ऐप बनवाना पड़ा।